डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मेडता सिटी। आज हम मौलिक अधिकारों के संबंध में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में भी हमने मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की थी, मौलिक अधिकारों के बारे में समझने की कोशिश की थी। जैसा कि मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है और मौलिक अधिकारों की प्रेरणा हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। विश्व में अमेरिका का ऐसा प्रथम लिखित संविधान है जिसके अंदर मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। अमेरिका में 1791 में संविधान के प्रथम 10 संविधान संशोधनों के द्वारा मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। मैंने आपको मौलिक अधिकारों की परिभाषा भी बताई थी कि मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है। मैंने कहा था कि मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास के लिए या व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं तथा जिन अधिकारों को संविधान की मूल विधि में स्थान दिया जाता है उनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारत के संविधान के अंदर 7 मूल अधिकार थे जब संविधान का निर्माण किया गया था, परंतु वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। संपत्ति का जो मूल अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब अनुच्छेद 301 के अंदर संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया। ये बातें हमने पूरे वीडियो में बताई थी आपको कि संपत्ति का मूल अधिकार कानूनी अधिकार हो गया। अब मूल अधिकार और कानूनी अधिकारों में अंतर क्या है इसके बारे में भी हमने पहले वाले वीडियो में समझने का प्रयास किया। आज हम मूल अधिकार के संबंध में अनुच्छेद 14 से 18 तक जो समानता का अधिकार है उसके बारे में समझेंगे। पूर्व वीडियो में हमने संपूर्ण मौलिक अधिकारों के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा की थी कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा ली। तो आज हम विस्तृत तौर पे समानता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मूल अधिकारों की शुरुआत अनुच्छेद 12 से होती है। अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा में क्या बताया गया कि राज्य शब्द का क्या मतलब होगा, क्योंकि मूल अधिकार राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं। तो अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि राज्य के अंदर क्या होगा। तो राज्य के अंदर जैसे भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की विधायिका यानी विधानमंडल, राज्यों का विधानमंडल राज्य के अंदर शामिल है। इसके अलावा पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो भी राज्य के अंदर शामिल है। पंचायती राज संस्थाएं और वो सभी संस्थाएं राज्य के अंदर शामिल हैं जो राज्य की शक्तियों का प्रयोग करती हैं। तो राज्य के अंदर केंद्र की सरकार और भारत की संसद, राज्य के अंदर राज्यों की सरकारें और राज्य का विधानमंडल और पंचायती राज संस्थाएं तथा वो समस्त संस्थाएं शामिल है जो किसी न किसी रूप में राज्य की शक्तियों का प्रयोग करती है। तो अनुच्छेद 12 है वो राज्य की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 13 है वो मूल अधिकारों का अल्पीकरण नहीं किया जा सकता। ये बताता है मूल अधिकारों का अल्पीकरण नहीं किया जा सकता। देखिए, अनुच्छेद 13 कहता है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को सीमित करता हो या समाप्त करता हो। यदि संसद के द्वारा निर्मित कोई कानून मनमाने ढंग से मूल अधिकारों को सीमित करता है, समाप्त करता है या खत्म करता है, तो ऐसे कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 13 ही ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले जो कानून बनाए गए थे और यदि वर्तमान में वो कानून लागू है और
कानूनों के द्वारा मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो वो उस मात्रा तक शून्य होंगे जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों को प्रभावित करते हैं, यानी वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे यदि वो मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं। तो अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के संबंध में उनका अल्पीकरण न करने की बात करती है। संसद अपने कानून के द्वारा मूल अधिकारों को समाप्त या सीमित नहीं कर सकती मनमाने ढंग से, और संविधान पूर्व वो कानून भी प्रभावहीन हो जाएंगे जो मूल अधिकारों को खत्म करते हैं। इसके अलावा यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मूल अधिकारों को सीमित करता है तो उस कानून का वो भाग स्वतः ही प्रभावहीन हो जाएगा जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है। तो अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। अब हम अनुच्छेद 14 से 18 तक जो समानता का अधिकार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में समानता का जो प्रथम अधिकार है, समानता का अधिकार, ये जो समानता का अधिकार है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद कहां से कहां तक है? ये पहला प्रथम मूल अधिकार, 6 मूल अधिकारों में पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसका वर्णन है समानता का अधिकार का, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो इसके अंदर मुख्य तौर पे 14, 15, 16, 17 और 18 यानी समानता के मूल अधिकार में हमें 5 अधिकार दिए गए। कितने अधिकार है समानता के मूल अधिकार में? कुल 5 अधिकार दिए गए अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो देखिए, हम सबसे पहले अनुच्छेद 14 के बारे में जिक्र करते हैं कि अनुच्छेद 14 के अंदर क्या है। तो अनुच्छेद 14 के अंदर भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण 2 अधिकार दिए गए। पहला अधिकार दिया गया है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, और दूसरा इसी के अंदर दिया गया है कानून का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 के अंदर वो मोटे तौर पे 2 अधिकार हैं, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। ये जो कानून के समक्ष समानता जो शब्द है अनुच्छेद 14 के अंदर जो 2 शब्द है, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, इसमें जो कानून के समक्ष समानता शब्द है ये हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से। और कानून का समान संरक्षण जो शब्द है ये हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। कानून के समक्ष समानता नकारात्मक शब्दावली है, नकारात्मक अधिकार है ये, और ये किस प्रकार का है? सकारात्मक अधिकार, सकारात्मक अधिकार। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान में समानता के अधिकारों में पहला अधिकार अनुच्छेद 14 भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। कानून के समक्ष समानता हमने ब्रिटेन से लिया है और कानून का समान संरक्षण शब्द हमने अमेरिका से लिया है। प्रथम कानून के समक्ष समानता एक नकारात्मक अधिकार है, जबकि कानून का समान संरक्षण है वो एक सकारात्मक अधिकार है। अब देखिए, ब्रिटेन के अंदर एक विद्वान हुए हैं डाइसी, उन्होंने विधि के शासन की बात की है। इंग्लैंड के अंदर विधि के शासन या कानून के शासन की बात कही है डाइसी ने, और डाइसी ने कहा है कि कानून के शासन के अंतर्गत या विधि के शासन के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान समझा जाना चाहिए, चाहे व्यक्ति का कोई भी पद हो, चाहे व्यक्ति की कोई भी स्थिति हो, कानून के नजरिए में सभी व्यक्ति समान है। तो डाइसी है वो विधि के शासन का प्रबल समर्थक है, और डाइसी से प्रेरित होकर ब्रिटेन के अंदर कानून के समक्ष समानता का अधिकार ब्रिटिश नागरिकों को दिया गया, और वहीं से हमने ये कानून के समक्ष समानता शब्दावली भारत के संविधान के अंदर ग्रहण की, और भारत के प्रत्येक नागरिक को हमने बिना किसी जाति, धर्म, वंश, लिंग, रूप के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए हुए भारत के अंदर संसद के द्वारा निर्मित प्रत्येक कानून में, विधानमंडलों के द्वारा निर्मित प्रत्येक कानून में समानता की बात कही गई है। यानी भारत में किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, भाषा, वंश, लिंग, रूप के आधार पर कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कानूनी उल्लंघन करता है तो सभी व्यक्ति कानून के नजरिए में समान है और सबके साथ कानून का एक जैसा व्यवहार होगा।
उसका मतलब होता है कानून के समक्ष समानता। दूसरा है कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण अमेरिका से लिया है और इसका मतलब है एक जैसे व्यक्तियों के साथ, एक जैसे व्यक्तियों के साथ, एक जैसे व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार, एक जैसे व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार की बात करता है कानून का समान संरक्षण। यानी हम अक्सर से हम अपने संविधान के द्वारा अपने समाज में अक्सर से कानूनी समानता की बात नहीं कर सकते। हमारे संविधान के अंदर एक जैसे व्यक्तियों के साथ एक जैसे व्यवहार की बात कही गई है और वो कानून के समान संरक्षण शब्द में कही गई है। यानी भारत के अंदर कानून के समक्ष समानता का जो बर्ताव है वो सब लोगों के साथ एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें विशेष विद्या, विशेष रियायतें देनी आवश्यक है। जैसे कि समाज के जो पिछड़े वर्ग है, पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा तबका है, महिलाएं हैं, इन लोगों को हम कानून के समक्ष समानता इनके ऊपर पूरी तरह से लागू नहीं कर सकते। इनके साथ हमें कानून का समान संरक्षण का बर्ताव करना होगा। यानी समाज के पिछड़े हुए लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य है वो इन्हें विशेष विद्या और रियायतें दे सकता है। यानी इस प्रकार के लोगों को, यानी पिछड़े लोगों के साथ हम एक जैसा व्यवहार करेंगे। अगड़े और पिछड़े लोगों में अंतर करते हुए जो लोग अगड़े हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए और जो लोग पिछड़े हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। कानून के समान संरक्षण शब्द से ये अर्थ ध्वनित होता है, ये अर्थ निकलता है। यानी एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के साथ बिल्कुल समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। जैसे यदि हम कोई दौड़ प्रतियोगिता का उदाहरण दें, यदि हम कोई दौड़ प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं तो उसमें सब लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। जैसे अपाहिज व्यक्ति को दौड़ने के लिए कहा जाए और उसके साथ एक सही व्यक्ति को दौड़ने के लिए कहा जाए, तो अपाहिज और सही व्यक्ति में दौड़ यदि हम करवाते हैं तो वो कानून के समक्ष समानता नहीं है। हमें दौड़ करवाते समय सही लोगों को एक अलग दौड़ करवानी होगी और जो अपन लोग हैं उनको एक अलग दौड़ करवानी होगी। तो ये जो व्यवहार है ये कानून के समान संरक्षण का व्यवहार है। यानी पिछड़े लोगों के विशेष विद्या और रियायतें देना ताकि वो अपना विकास कर सके। यदि इस प्रकार के लोगों को हम कुछ विशेष विद्या और रियायतें देते हैं तो वो कानून का समान संरक्षण समझा जाएगा, कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा, बल्कि वो कानून के समक्ष समानता की वास्तविक उपलब्धि होगी। तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की बात करता है। फिर अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 भारत के संविधान के अंदर समानता की जो दूसरी बात है वो करता है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, मूल वंश, बिना किसी धर्म, मूल वंश, लिंग, रूप आदि के अपने नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी अनुच्छेद 14 धर्म, वंश, लिंग, रूप, जाति के आधार पर नागरिकों से बिना कोई भेदभाव की बात करता है। यानी धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15(1) कहता है। अनुच्छेद 15(2) कहता है कि राज्य के जो सार्वजनिक स्थल है जैसे कुएं, तालाब, स्नान घर, सड़कें, मनोरंजन के स्थल, धार्मिक स्थल या अन्य कोई सार्वजनिक स्थान या अन्य कोई सार्वजनिक स्थानों पर
स्थानों पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी धर्म, जाति, वंश, लिंग, रूप के आधार पे राज्य के जो सार्वजनिक कुएं हैं, तालाब हैं, स्नान गृह, सड़कें हैं, मनोरंजन के स्थल हैं, या अन्य कोई सार्वजनिक स्थल जैसे कोई रेलवे स्टेशन है, स्कूलें हैं, कॉलेजें हैं, कोई दुकानें हैं, सिनेमा घर है, इस प्रकार के जो सार्वजनिक स्थल है उन स्थलों के ऊपर जाति, धर्म, वंश, लिंग, रूप के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात अनुच्छेद 15 के अंदर कही गई है। फिर अनुच्छेद 15(3) के अंदर कहा गया है कि राज्य है वो महिलाओं के लिए, अनुच्छेद 15(3) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 15(3) राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी अनुच्छेद 15(1) और तो कहता है कि राज्य धर्म, जाति, वंश, लिंग, रूप के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, परंतु अनुच्छेद 15(3) के अंदर राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी एक और तो कहा गया है कि राज्य किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, वंश, लिंग, रूप के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, परंतु अनुच्छेद 15(3) के अंदर कहा गया है कि राज्य है वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान कर सकता है, उन्हें विशेष रियायत दे सकता है। और यदि ये रियायतें देते समय अनुच्छेद यदि 15 का कहीं उल्लंघन भी होता है तो वो उल्लंघन संविधान के विरुद्ध नहीं समझा जाएगा। ये बात अनुच्छेद 15(3) के अंदर कही गई है। यानी राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था कर सकता है यदि वो प्रावधान संविधान के विरुद्ध है, यदि वो प्रावधान अनुच्छेद 15 के विरुद्ध है तो भी वो मान्य होंगे। ये बात अनुच्छेद 15(3) के अंदर कही गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 15(4) के अंदर कहा गया है कि राज्य है वो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी अनुच्छेद 15(4) कहता है कि राज्य है वो महिलाओं और बच्चों के समान ही यदि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए कोई विशेष योजना की शुरुआत करना चाहता है या कोई विशेष प्रावधान करना चाहता है तो वो अनुच्छेद 15 के अंदर 15 की भावनाओं के विरुद्ध होते हुए भी मान्य होगा। ये बात अनुच्छेद 15(4) में कही गई है। यानी राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने से है वो राज्य को अनुच्छेद 15 है वो नहीं रोक सकता है। ये बात अनुच्छेद 15 में कही गई है। और इसी प्रकार अनुच्छेद 15 के अंदर 15(5) के अंदर ये कहा गया है कि राज्य है वो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े लोगों के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं में 25% सीटें हैं वो आरक्षित करने की बात करता है। यानी अनुच्छेद 15(5) ये व्यवस्था करता है कि जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं उन शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए
अनुसूचित जनजातियों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए राज्य है वो 25% सीटें आरक्षित कर सकता है। इसमें केवल जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें राज्य है वो 25% सीटें अलग नहीं कर सकता, उनके लिए आरक्षित नहीं कर सकता, परंतु अन्य सभी प्रकार की जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े लोगों के लिए 25% सीटें हैं वो आरक्षित कर सकता है। ये प्रावधान अनुच्छेद 15(5) के अंदर किया गया है। तो अनुच्छेद 15 के अंदर सामाजिक समानता की बात कही गई है। धर्म, मूलवन, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के जो सार्वजनिक स्थल है उनके अंदर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु राज्य है वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इस प्रकार के विशेष प्रावधानों से राज्य को अलग नहीं किया जा सकता, निवारित नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं अगला अनुच्छेद 16। देखिए अनुच्छेद 16 है वो अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समानता की बात करता है। सरकारी नौकरियों में समानता की बात करता है। यानी अनुच्छेद 16 कहता है कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनको प्राप्त करने में राज्य लिंग, वंश, रूप, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये बात अनुच्छेद 16 में कही गई है। यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 क्या करता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है अनुच्छेद 16। यानी जो सरकारी पद है, सरकारी नौकरियां हैं, उनमें किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे, रूप के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 16 के अंदर प्रावधान किया गया है। परंतु अनुच्छेद 16 के अंदर ही ये प्रावधान किया गया है कि राज्य किसी सरकारी नौकरी के लिए किसी निवास स्थान के संबंध में अलग से प्रावधान कर सकता है। और इसी प्रकार अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत राज्य के अंदर अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सरकारी नौकरियों के अंदर क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। यानी राज्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें जो आरक्षण की बात करता है वो अनुच्छेद 16 करता है कि राज्य है वो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों के अंदर कुछ विशेष सुविधा या उनको विशेष रियायतें दे सकता है या उनको आरक्षण दे सकता है। अनुच्छेद 14 में लोक नियोजन में अवसर, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात कही गई है, परंतु अनुच्छेद 16(4) के अंदर ही सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। परंतु ये जो प्रावधान है ये देखने में हमें एक तरह से असमानता लगती है कि एक ओर तो हम सरकारी नौकरियों में समानता की बात करते हैं, जबकि दूसरी ओर हमारा संविधान है वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। परंतु यदि हम संविधान की मूल भावना को समझे तो ये प्रावधान है वो संविधान के अनुरूप ही है, संविधान की मूल भावना के अनुरूप ही है, क्योंकि जब तक हम समाज के सभी लोगों का विकास नहीं कर सकते तब तक हम देश में सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता की बात नहीं कर सकते। तो सब लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनुच्छेद 16(4) के अंदर पिछड़े हुए लोगों को ये आरक्षण दिया गया है वो संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप है, ताकि वो भी उन्हें भी अवसर की समानता मिले, उन्हें भी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व मिले। जो पिछले लंबे समय से वंचित रह गए थे उनको विशेष सुविधा मिले ताकि उनकी योग्यताओं का भी राष्ट्र को लाभ मिल सके। अब अनुच्छेद 17 में असकृत्यता का किया गया है। असकृत्यता का अंत, यानी अनुच्छेद 17 के अंदर छुआछूत का अंत किया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ असकृत्यता या छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग रूप का हो, किसी भी व्यक्ति के साथ हम छुआछूत का बर्ताव नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति छुआछूत करता है तो कानून की दृष्टि से दंडनीय अपराध है। इस संबंध में संसद ने अलग अलग कानून बनाए हैं। 1955 के अंदर कानून बनाया था नागरिक अधिकार असकृत्यता अपराध अधिनियम 1955।
असदृश्यता अपराध अधिनियम। ये असदृश्यता को दूर करने के लिए संसद के द्वारा बनाया गया पहला कानून था 1955 में, असदृश्यता अपराध अधिनियम 1955। फिर 1976 में इस कानून का नाम बदलकर कर दिया गया नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम 1955। ये नाम का परिवर्तन किया गया था 1976 में। ये नाम इसका असदृश्यता अपराध अधिनियम का नाम है, वो 1976 के अंदर बदलकर क्या कर दिया गया, नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम 1955 इसका नाम कर दिया गया। फिर 1989 के अंदर इसका नाम अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति निरोधक कानून 1989। वर्तमान में जो इसका नाम है वो अनुसूचित जाति जनजाति निरोधक कानून 1989 है। तो ये जो 3 अधिनियम जो संसद के द्वारा बनाए गए हैं, उन अधिनियमों के द्वारा यदि कोई व्यक्ति असदृश्यता का व्यवहार करता है, छुआछूत का व्यवहार करता है, तो ऐसा व्यक्ति कानून की नजर में दंडनीय अपराधी है और उसके ऊपर गंभीर से गंभीर कार्रवाई है, वो इन कानूनों के दायरे में रहते हुए की जा सकती है। इस प्रकार अनुच्छेद 17 है वो सामाजिक समानता स्थापित करने की कोशिश करता है और हमें ये शिक्षा देता है कि हम अपने संविधान के अनुरूप अपने देश के नागरिकों से व्यवहार करें। हम छुआछूत जातिवाद के जो बंधन है उनको न माने और सब लोगों को मानव होने के नाते एक उनके साथ मानवीय गरिमा का व्यवहार किया जाए। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि इस संवैधानिक प्रावधान का कोई दुरुपयोग नहीं किया जाए। अब फिर देखते हैं हम समानता के अधिकार में जो अंतिम अधिकार है उपाधियों का, अनुच्छेद जो 18 है वो उपाधियों के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 करता है। इसके अंदर कहा गया है कि राज्य है वो सेना और विद्या संबंधी, सेना और विद्या यानी 2 प्रकार की उपाधियां हैं वो राज्य दे सकता है। अनुच्छेद 18 कहता है कि राज्य सेना और विद्या संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य कोई उपाधि है वो प्रदान नहीं करेगा। साथ ही ये कहता है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि लेता है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना विदेशों से भी उपाधि नहीं ली जा सकती। यानी भारत के अंदर सेना और विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये बात अनुच्छेद 18 में कही गई है। और साथ ही ये कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि यदि वो ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, तो इसकी पूर्व स्वीकृति राष्ट्रपति से लेनी आवश्यक है। राष्ट्रपति महोदय की पूर्व स्वीकृति के बिना हम किसी विदेशी राज्य से भी, किसी दूसरे राष्ट्र से भी कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। ये बात हमारा संविधान का अनुच्छेद 18 कहता है। उपाधियों का अंत करके भी सामाजिक समानता स्थापित करने की कोशिश की गई है। ब्रिटिश सरकार भारतीय नागरिकों को अलग अलग उपाधियां देती थी। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी, जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। इस प्रकार की जो उपाधियां ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाती थी, संविधान के अंदर ये माना गया है कि इस प्रकार की उपाधियां नागरिकों में असमानता पैदा करती हैं। इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 इस प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया है। भारत में 1954 से ही भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इस प्रकार के सम्मान दिए जाते रहे हैं।
1977 के अंदर जब भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उस समय के तत्कालीन महान्यायवादी के प्रधानमंत्री या सरकार को सलाह दी कि ये उपाधियां हैं, ये जो उपाधियां प्रदान की जा रही है, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, ये संविधान के अनुच्छेद 18 के विरुद्ध है। तो 1977 में जनता पार्टी सरकार ने इन उपाधियों को समाप्त कर दिया। उसके बाद 1980 में जब इंदिरा गांधी सरकार आई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उपाधियां प्रदान करना, अनुच्छेद 1954 के अंदर जो ये उपाधियां शुरू की गई है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये उपाधियां प्रदान करना संविधान के प्रतिकूल नहीं है, अनुच्छेद 18 के प्रतिकूल नहीं है, परंतु कोई भी व्यक्ति इन उपाधियों का अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये बात 1980 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही। तो 1980 के बाद से पुनः भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इस प्रकार के सम्मानों की शुरुआत की गई। तो आज के लिए हमने समानता के अधिकार को समझने की कोशिश की। आगामी वीडियो में हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।